दान करने वाले माननीय स्वांत रंजन जी भाई साहब, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे शैक्षिक संस्थाओं के साथ जिनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है आदरणीय श्री जेपी सिंघल जी भाई साहब, और मेरे समक्ष बैठे हुए वे सब लोग जिनसे मैं समय समय पर मेरा स्वयं का मार्ग प्रशस्त करता रहता हूं, उनके बातें में, उनके मार्गदर्शन में माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, क्षेत्र प्रचारक राजस्थान, माननीय विमल जी भाई साहब, माननीय मूलचंद जी भाई साहब, माननीय माणक जी भाई साहब, एक लंबी श्रृंखला है। मुझे तो आश्चर्य है कि इस कार्यक्रम के लिए जब नाम तय किए गए, क्या सोच कर तय किए गए मुझे नहीं पता। मैंने जिनसे जो कुछ सीखा है, प्राप्त किया है और जीवन में अपनाया है, उनमें से अनेक लोग इस सभागार में मेरे सामने हैं। सबके नाम लेना अभी संभव नहीं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी भूमिका में हो, पर जीवन की लर्निंग्स में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और इससे अलग हटकर, क्योंकि ये शैक्षिक मंथन का कार्यक्रम है, तो आप सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इस रूप में मैं पूरे सभागार को नमन करता हूं। इस सभागार को भी मैं प्रणाम इस रूप में करता हूं, पत्रकार जीवन के विकास में पाथेकण और पाथे संस्थान का योगदान अद्वितीय रहा है। पत्रकारिता राजस्थान पत्रिका के माध्यम से की है, समाज से जुड़ाव है, लेकिन वैचारिक दृष्टि और वैचारिक परिपक्वता इस संस्थान के माध्यम से जीवन में अपनाई है। इस नए दायित्व पर जहां मैं आज गया हूं, उसमें उस विचार पद्धति का और जीवन पद्धति का सबसे बड़ा अहम रोल है। इस मायने में मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी संक्षिप्त बात रखूंगा। आज का विषय भारत की अवधारणा है। माननीय स्वांत रंजन जी भाई साहब इस विषय पर हम सब का पाठ्य करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जीवन के दो पक्ष हैं, मैं जहां तक समझता हूं, एक तात्विक पक्ष और एक आचरण पक्ष, एक दृष्टिकोण के साथ वैचारिक पक्ष और एक जीवन शैली में अपनाया जाने वाला पक्ष। हम सब किस रूप में काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और समाज का निर्माण कैसा हो रहा है, मैं समझता हूं वह भूमिका ही हम सब के लिए प्रेरक भूमिका होती है। मुझे सौभाग्य है कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, उस परिवार में मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार और इस विचार के प्रति समर्पण का भाव जो मिला है, उसके कारण ही मैं अपना समाज के साथ जुड़ाव महसूस करता हूं और एक मायने में मैं कहूं तो समाज के प्रति ऋण जो मेरा है, उसको उस रूप में वापस लौटाता हूं। मैं आज के विषय में भारत की अवधारणा के उन सब विषयों को अलग रखूंगा जो हमारा वैचारिक मंथन है, लेकिन दो घटनाएं जीवन की मैं बताना चाहता हूं, स्वयं से जुड़ी हैं। तो इसको आत्म प्रशंसा में या परिवार की प्रशंसा में नहीं, बल्कि संस्कार की दृष्टि से, या हम एक दृष्टिकोण के साथ देखें और उनका संदेश क्या है, इसको देखें। इस रूप में मैं आपसे आज्ञा लेते हुए, क्योंकि आने वाला वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है और माननीय निम्बाराम जी की प्रेरणा से हम सब स्मृति संकलन का कार्य भी कर रहे हैं। क्यों आवश्यक है? हमारे समाज के महापुरुषों ने जिन घटनाओं को समाज में प्रदर्शित किया है, आचरण में लाकर बताया है, वही हमारी विशिष्टता रही है और उसी के कारण संस्कार का निर्माण हुआ है।
ये देश भगवान राम का देश है। यह देश विश्व बंधुत्व का देश है। यह वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के साथ संस्कारों से जीवन जीने वाला देश है। विश्व कल्याण की बात हम सामान्य बोलचाल में करते हैं, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी आम बातचीत में जब किसी कार्यक्रम में जयकारा लगता है तो उद्घोष करते हैं। क्या ये सिर्फ उद्घोष है? नहीं, ये हमारी जीवन शैली है। ये भारत है। भारत एक भौगोलिक रूप से जिस रूप में है वो हमारी वैश्विक पहचान नहीं है। भारत की पहचान भारत की जीवन शैली, भारत का समाज, भारत का दृष्टिकोण और भारत की नीतियों की बात मैं नहीं कर रहा, उस जीवन की बात कर रहा हूं जो दिशा विश्व को भारत देता रहा है, आगे देता रहेगा। इसलिए भारत अलग है। दो घटनाएं मेरे कॉलेज जीवन की और विद्यार्थी जीवन की और बाल्यकाल की मैं बता रहा हूं। शायद उनमें यह संदेश इस प्रकार से छुपा है। मैं चौथी कक्षा का विद्यार्थी था और 7 से 8 वर्ष की आयु थी उस समय। मेरा जो पैतृक घर है उसमें ऊंचाई पर है और नीचे आम रास्ते तक आने में मिट्टी भरा रास्ता है। मैं जब स्कूल जाने के लिए बस्ता लेकर नीचे निकला, मुझे पिताजी शिक्षा से जुड़े थे। वो अध्यापक से अपना करियर शुरू करके प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। वो ऊपर बैठे थे, मैं नीचे जा रहा था और उस समय की जो व्यवस्था थी गांव की, ये घटना आज से 50 साल पहले की है। उसमें हमारी मेहतरानी माँ, वाल्मीकि समाज की वह महिला झाड़ू लगा रही थी। स्वाभाविक रूप से मिट्टी में झाड़ू लगेगी तो मिट्टी उड़ेगी। मिट्टी उड़ी और जो बाल मन होता है, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा, ए भंगन, दिखाई नहीं देता? मैं आ रहा हूं, तुम मिट्टी उड़ा रही हो। मेरा बोलना हुआ कि ऊपर से आवाज आई, तुम वापस आओ। चौथी क्लास का 7 साल का एक बालक इस घटना के संदेश को कहां समझ पाता? थैला उठाए ऊपर चला गया। जिनका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं, मुझे याद नहीं है कि जीवन में उन्होंने मुझे कभी गोद में बैठा कर खिलाया हो। उनका अनुशासित जीवन कैसा कठोर होगा वो आप इससे सोच सकते हैं। मैं ऊपर पहुंचा, उन्होंने कहा कि तुमने क्या कहा? मैंने जो कहा था दोहरा दिया। उन्होंने उनको बुलाया जो मातृशक्ति वहां सफाई कर रही थी। उनके कंपन शुरू हो गया। गांव के ठाकुर साहब बुला रहे हैं, चौक पे बुला रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या गलती हो गई। मुझे कहा बस्ता रख के इनके चरण स्पर्श करो। तुमने इनको भंगी कहा है, ये तुम्हारी मेहतरानी मां है। क्योंकि गांव की सोच व्यवस्था में उस समय सोच साफ करने का काम मेहतरानी मां करती थी। आज की तरह से फ्लश वाले वॉशरूम नहीं होते थे। आप इस स्थिति को देखिए। जब मैं खड़ा हूं, मैंने भय से वह करने के लिए प्रयास किया, लेकिन इसी बीच में मेरे परिवार के एक दूसरे बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उनको डांटते हुए पिताजी को कहा, नारायण सिंह, ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे से गलती हो गई। पिताजी ने कहा, नहीं, इसके संस्कार गलत हो जाएंगे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मेहतरानी मां 4 कदम पीछे हटती रही, फिर भी किए और उनसे क्षमा याचना कर मैं विद्यालय गया। उसके बाद में मुझे किसी किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि सामाजिक समरसता क्या है। अनेक विचार गोष्ठियों में गया हूं, काम किया है, लेकिन वह मूल मंत्र उस संस्कार के बीजारोपण के रूप में उस दिन उस 7 वर्ष के बालक के हृदय में अंकित हो गया। दूसरा उदाहरण, मैं कॉलेज में पहुंचा। आज जिस हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है।
हमारा रक्षाबंधन का त्योहार था। सामाजिक समरसता के लिए हम कच्ची बस्तियों में निकले थे। कॉलेज की मेहतरानी माँ संयोग से उसी बस्ती में रहती थी। जब उनको पता चला कि कॉलेज के सारे वो लोग आ रहे हैं जो रोजाना हमें सब वहां मिलते हैं, उन्होंने दूर से संख्या देखी और पास के एक स्वर्ण वर्ग के मकान में जाकर उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी हमारे आ रहे हैं, शाखा वाले हैं, संघ वाले हैं, वो चाय पियेंगे, आप जरा चाय बना के भिजवा दो। ये बात तब की थी जब हम 5-7 घर आगे थे। जयंती मेहतरानी माँ आज भी हैं, वो 90 साल की हो गई। मैं अभी हरियाणा गया तो मैंने उनका पता किया था। जयंती के घर जब हम पहुंचे, उन्होंने चाय पिलाई। कुछ कार्यकर्ता आगे पीछे हो गए दूसरे घरों में जाने के लिए। मैं वहां रुका। मैंने ये मानकर चाय पी कि जयंती के चूल्हे से बंद कराइए। थोड़ी देर में जयंती ने कहा कि चाय ठीक बनी थी ना? मैंने कहा आपने बनाई है तो अच्छी बनी होगी, आपने ऐसा क्यों सोचा? कि नहीं, मैंने पड़ोस में जो सरदार जी रहते हैं उनके घर से मंगवाई है। तो मैंने कहा आपने गलत किया, मैं आपके यहाँ चाय पीने आया था, आगे से जब मैं आऊंगा तो आप यहीं चाय पिलाएंगे। मुझे इससे बड़े सामाजिक समरसता के लिए किसी प्रकार के और संस्कारों की आवश्यकता नहीं रही। इनको मैंने आजीवन पालन किया है। शायद समाज में आज जिस दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यहाँ माननीय कन्हैयालाल जी बैरवाल विराजमान हैं, पूज्य पिताजी के बनाए हुए स्वयंसेवक हैं। आपके घर आपकी माँ के पास पिताजी जब प्रवास से आते थे तो भोजन होता था, उसी भाव से होता था जो कन्हैयालाल जी की थाली में जाता था। उस मां को तो ये हिचक नहीं होते थे कि कोई ठाकुर साहब या कोई प्रिंसिपल साहब भोजन करने आए। यह जीवन में लागू करने की आवश्यकता होती है और शायद हम सब मिलकर यही जीवन पद्धति अपना रहे हैं। इसी दिशा में भारत की जो सक्षम समाज की, स्वावलंबी समाज की, समरसता की दृष्टि से संपूर्ण समाज की एक दृष्टि है, वह दृष्टि समाज में आज प्रबलता के साथ आगे बढ़ रही है। भगवान राम से बड़ा तो कोई सामाजिक समरसता का उदाहरण ही नहीं। पूरा जीवन उनका इस एकमात्र, हम कहते हैं राम राज्य, उसकी विविध अवधारणाएं हो सकती हैं, न्याय के रूप में, संस्कार के रूप में, आतंक को मुक्त करने के रूप में, लेकिन संपूर्ण दृष्टि से यदि प्रामाणिक और सार्वभौमिक संपूर्ण जीवन है तो भगवान राम का जीवन है। तो जिस भारत में भगवान राम से शुरू होकर विश्व बंधुत्व तक के लिए स्वामी विवेकानंद संदेश लेकर निकले हो, उस भारत में हम कहां कमजोर हैं। विभीषिकाएं आती, कोरोना की विभीषिकाएं, हमारे 37 अनुषंगिक संगठनों ने मिलकर किस प्रकार से समाज में काम किया है, सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। यह भारत है, इसलिए भारत अलग है। पूरी दुनिया कोरोना में आशंकित हो गई, त्रस्त हो गई, लेकिन भारत के लोगों ने मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ इतनी बड़ी जनसंख्या के इस इतने बड़े व्यापक स्वरूप वाले समाज को बचाया है। तो हम सब की समाज की ताकत ने बचाया है। यहां एक दृष्टि से हम कहें तो हमारा समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, लोक निर्माण, कुछ भी नाम हम कह सकते हैं, इसका भाव जो है वही हमें इस दृढ़ता की ओर ले जाता है। भारत का स्वरूप अन्य देशों से, दुनिया से इस मायने में अलग है। इस भाव की जो उत्पत्ति है वो भारत में ही होती है। दुनिया ने भारत से ही यह भाव लिया है, और भाव नहीं है
तो मनुष्य के रूप में पूरी सृष्टि के सब लोग एक समान हैं। हमारा नजरिया कैसा है, ये हमारे कामकाज को, हमारे व्यक्तित्व को और समाज को, जिन संभावनाओं को हम देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु के रूप में कहां पहुंचे, उसके पीछे यदि हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम सब का योगदान जिन चीजों पर ईमानदारी से रहा है, जिन विषयों पर हमने अपने काम में विशिष्टता की छाप छोड़ी है, उनमें हम स्वयं स्फूर्ति अलग नजर आते हैं और वही शक्ति भारत को इस ओर आगे ले जा रही है। समाज की ताकत के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक छोटा सा उदाहरण और बताते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आज शादी विवाह के समारोह में सारी व्यवस्थाएं आधुनिक तरीके से होती हैं, सब कुछ तैयार मिलता है, हम जाते भी हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम जिस दृष्टि से जाते हैं वह दृष्टि हमको वहां सुख के रूप में, आनंद के रूप में मिलती है? मेरे कॉलेज जीवन में, मेरे गांव में जो परंपरा थी, मैं केवल वो बता रहा हूं। उदाहरण मैंने मेरे इसलिए दिए हैं कि व्यवहारिक जीवन में मैंने जिया है, देखा है। मेरे गांव में किसी भी समाज की, वाल्मीकि समाज की, जाट समाज की, ब्राह्मण समाज की, राजपूत समाज की, वैश्य समाज की किसी लड़की का विवाह हो तो दूध हमने मेरे कॉलेज जीवन तक कभी खरीद कर बाजार से नहीं लिया था। पूरा गांव जो पशु रखता था वो सुबह बाल्टी में जितना दूध होता था उस दिन का वो डालता था। उस दूध से समस्त प्रकार का दही, छाछ, सब्जियां, मिठाई बनती थी। कार्यकर्ता सब मिलकर काम करते थे। कहीं आर्थिक रूप से विभाजन है, वहां अत्यधिक प्रयास के साथ काम करते थे ताकि कमजोर व्यक्ति को मजबूती मिल पाए। यह जो गांव की सामूहिकता थी अब बदल गई। हम ये कह देते हैं कि समय नहीं है, हम ये कह देते हैं कि व्यवस्थाएं मजबूत हो गई, शहर से साधन मिल गए, लेकिन यहां मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वह भाव जो उस विवाह में था, वह भाव इन 5 स्टार होटल्स में जहां बैठकर बहुत सुस्वादिष्ट भोजन बनता है वहां नहीं प्राप्त हो सकता। इसको आप महसूस करेंगे, करते होंगे। इसलिए वो जो सामंजस्य, वह भाव एक आम व्यक्ति के प्रति असहज नहीं होकर सहजता के साथ में, और इसको इस भाव से कि ये मेरा दायित्व है क्योंकि ये समाज मेरा है, मैं इस भारत का अंग हूं जिसमें ऐसा समाज है, जिसमें ऐसा भाव है, तो फिर ये एक भी लक्ष्य, जितनी चुनौतियां वैश्विक भारत के सामने हैं, उनका मुकाबला करने में हम कहीं कमजोर नहीं सिद्ध हो सकेंगे। एक मैं अनुपम खेर की पुस्तक पढ़ रहा था, जल पे, उन्होंने एक उदाहरण दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले का। मैसूर राज्य में उस समय की व्यवस्था में 32,000 तालाब, झीलें और बावड़ियां थी, केवल मैसूर में 32,000। और सप्ताह में एक दिन उसके लिए राजकीय रूप से छुट्टी होती थी। राजकीय का मतलब उस समय राजा की व्यवस्था थी, शासक की व्यवस्था थी। उन 32,000 झीलों और बावड़ियों का, जल स्रोतों का रख रखाव जन सहभागिता से उस छुट्टी के दिन सब लोग मिलकर करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक यह व्यवस्था बरकरार थी। कंपनी ने आने के बाद भी उस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास तो किया पर सफल नहीं हो पाई। 12 साल लग गए और 12 वर्ष बाद यह व्यवस्था उन्होंने तोड़ दी। आज मैसूर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी 32,000 तालाब, बावड़ियां नहीं है। समाज जब खड़ा होता है, लोक जब जागृत होता है, तो उसकी शक्ति का
हम सहजता से अनुमान नहीं लगा सकते। जितने बड़े सांसारिक परिवर्तन हैं, भारत के लोगों की दृष्टि, भारत के लोगों की सामाजिकता, उनके संस्कार और उनका आत्मिक बल दुनिया के सब लोगों से अलग है। इसलिए भारत और भारतीय होने का और भारत की अवधारणा का हम सबको गर्व है। मुझे आपने इस अवसर पर यह सम्मान दिया, मैं आप सबके प्रति पुनः आभार। जय भारत। धन्यवाद माननीय। आपने अपने उद्बोधन में यह कहा कि सामाजिक प्रतिबद्धता के बिना सच्ची पत्रकारिता नहीं की जा सकती। आपने वैचारिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों के समान होने की बात कही और आचरण की शुद्धता के साथ संस्कारवान बनने की प्रेरणा दी। सामाजिक समानता का भाव ही राष्ट्र को समृद्ध बनाता है। इसी क्रम में मैं अब आज हमारे मुख्य वक्ता को हम सुनने के लिए सभी लालायित हैं। भारत की अवधारणा विषय के बारे में जैसा श्रीमान प्रदीप कुमार जी ने हमारे सामने बात रखी कि आज समय है हमारे राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना का और भारत की विश्व के समक्ष नव विद्युत युवा शक्ति के उभार का। मैं माननीय स्वांत रंजन जी से आग्रह करता हूं कि वे हमें अपना पाथेय प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सिंघल जी, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें तथा बंधुओं, प्रदीप जी के अनुभव हम सब अभी सुन रहे थे और लग रहा था कि और ऐसे वो अनुभव सुनाएं, क्योंकि ये जीवन के अनुभव है। प्रत्यक्ष जीवन में जब हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं तो वो लंबे समय तक, पूरे जीवन तक उसका प्रभाव रहता है। आज का जो विषय है भारत की अवधारणा, अब ये विषय हमको लगता है कि शैक्षिक महासंघ में अध्यापक हैं तो ये इन्होंने सोचा होगा कि हम लोग तो अध्ययन करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ प्रचारक हैं जरा अध्ययन नहीं करते हैं, थोड़ा सा इनको भी कुछ मौका दिया जाए। ऐसे कहेंगे तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन जब बोलने के लिए कहेंगे तो थोड़ा कुछ पढ़े उड़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। भारत यानी कि ज्ञान में रथ, लेकिन संविधान में इंडिया दैट इज भारत हो गया। अब किसी का नाम तो नहीं बदला जा सकता, किसी देश का नाम ऐसा। अब इंडिया के पीछे कोई ऐसी गौरवपूर्ण कोई घटना, कोई बात भी नहीं। भारत तो भरत से वो ऋषि हों या सम्राट हों, हम वहां से लेते हैं और फिर एक गर्व का अनुभव करते हैं। भारत माता की जय हम बोलते हैं। इंडिया माता की जय तो शायद कभी किसी ने नहीं बोला होगा। लेकिन अपने देश में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि भारत तो कोई एक राष्ट्र नहीं, एक तो उपमहाद्वीप है, अनेक राष्ट्रों का ये जोड़ है, सब कॉन्टिनेंट है। क्योंकि उनको वहां पर जिस प्रकार के अनुभव थे उसके आधार पर उन्होंने यहां भी देखा, अनेक भाषाएं हैं, अनेक उपासना पद्धतियां हैं, पंथ हैं,
भाषाएं, बोली सब अलग अलग हैं। तो इस नाते से एक सब कॉन्टिनेंट है, ये भाव उन्होंने चलाया। और फिर ये भी कि अंग्रेजों के आने के पहले भारतवर्ष बिखरा हुआ था, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ही भारत को एक किया। इसलिए ये जो एकीकरण है ये भी उनकी देन है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि वो आए और उन्होंने भारत को एक किया। इत्यादि कई बातें ऐसी सहज रूप से चलती हैं। और अभी तो कई जो जैसे देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत तो अभी बन रहा है, ये भी नेशन बनने की प्रक्रिया में है। तो अब ये जो अनेक बातें, नेशन है, राष्ट्र है, तो अब राष्ट्र और नेशन वो दोनों एक ही है या अलग अलग है, उसका भाव अलग है या उसकी परिस्थितियां अलग हैं, क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने परम पूजनीय गुरु जी के जो राष्ट्र से संबंधित जो बौद्धिक थे उनको संकलित किया और एक उन्होंने भूमिका लिखी। उस भूमिका में उन्होंने जो नेशन है वो नेशन उसके बारे में कैसा कैसा उसका पश्चिम में उसकी अवधारणा क्या रही, क्योंकि दोनों कई बार नेशन और राष्ट्र मिला दिए जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग ऐसा समझना आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि 12वीं 13वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी एक प्रकार से नेशनलिज्म है, ये एक पॉइंट्स के का युद्ध हुआ, उसके बाद जब विजयी हुए फ्रांसीसी, तो फिर एक प्रकार से वो उसकी शुरुआत उस समय हुई। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में इसका एक प्रकार से प्रारंभ हुआ नेशनलिटी का। स्पेन में 14वीं शताब्दी में ऐसा एक प्रारंभ ऐसा हुआ, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से हॉलैंड में है, इसी प्रकार से अमेरिकन जो उपनिवेश थे वहां पर है। जो इसका उत्कर्ष आया वो फ्रांस की जो क्रांति हुई, राज्य क्रांति, उसमें जो तत्वत्रयी की बात जो कहते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, उसके बाद से उसका एक जोर, उसका प्रभाव ये उस समय ज्यादा इस प्रकार का। लेकिन एक और भी इस प्रकार का कहा गया है कि जो ईसाइयत थी उस पर पोप का पूरा प्रभाव था, उन्हीं के आदेश से सब चलता था और उनका प्रभाव सत्ता पर भी था। इसके कारण से जो एक संघर्ष आपस में जो चला, उस संघर्ष के कारण से बाद में पोप के विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई, उसके कारण से यह एक नेशनलिटी ये प्रारंभ हुई, ऐसा भी कहते हैं। और जिसको आजकल हम बहुत कई बार दोहराते हैं, अंतरनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, वो भी उसी समय प्रारंभ हुआ कि पोप का हस्तक्षेप सत्ता में नहीं होगा, धर्म का उसमें हस्तक्षेप, तो वो भी उसी समय एक प्रकार से जो अनेक राज्य थे पश्चिम के, उसमें जो नेशनलिटी वो भी अलग अलग कारणों से वहां पर बनी। कहीं पर रिलीजन के माध्यम से,
कहीं पर भाषा के कारण से, ये उसके कारण भी अलग अलग। और इसलिए शुरू में तो वो भूमि से उतना लगाव नहीं था, समाज तो था, तो इसलिए जो इंग्लिशमैन, फ्रेंचमैन, ऐसा शब्द प्रयोग ऐसा होता। जो किंग था वहां, उसके लिए भी किंग ऑफ द इंग्लिश, किंग ऑफ द फ्रेंच, इंग्लैंड या फ्रांस का राजा, ये बाद में इसका शब्द प्रयोग शुरू हुआ जब उनका धीरे धीरे वो नेशनलिटी डेवलप हुई। तो ये 14वीं 15वीं शताब्दी का ये जो समय है, उसके बाद से धीरे धीरे ये वहां पर, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता है, ये भी कैसे प्रारंभ हुआ होगा, उसके लिए भी अनेक विद्वानों ने विचार किया कि पहले तो घुमंतु के रूप में लोग रहते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, और इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान ये उनका जाना रहता था। एक स्थान पर वो स्थायी रूप से नहीं रहते थे, क्योंकि वहां पशुओं के लिए चारा खत्म हो गया तो दूसरे स्थान पर, और फिर अकेले नहीं रह सकते थे क्योंकि दूसरी टोलियां हैं, पशु हैं, उनका खतरा रहता था, इसलिए संगठित होकर के, मिल करके रहना। तो धीरे धीरे ये ट्राइबलिज्म ये धीरे धीरे विकसित हुआ। कोई उसका नेता है, कोई नेतृत्व करने वाला है और उसके साथ सब हैं, तो ये धीरे धीरे एक घुमंतु टोलियां वो इस प्रकार की बनी। बाद में धीरे धीरे कृषि का कार्य शुरू हुआ, तो कृषि कार्य करने के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक है, इसलिए उस कृषि कार्य के लिए एक स्थान पर रहने के कारण से भूमि से लगाव शुरू हुआ। ये भूमि हमारी है, ये खेती हमारी है, ये हमारापन, ये भूमि से लगाव ये शुरू हो गया। और इसलिए धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चरल ऐसी कम्युनिटीज बन गई जो कि एक स्थान पर रह करके उसकी सुरक्षा, इस प्रकार का ये भावनात्मक रूप से टेरिटोरियल ये एक विकसित हुआ। अब ये दोनों का जब मिलन हुआ एक प्रकार से, जो ट्राइबलिज्म है और एक स्थान पर रह करके उस प्रकार का एक भाव विकसित करना, वहां से ये नेशनलिटी, ये राष्ट्रीयता का जो भाव है वहां से विकसित हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का कहना। और इस नाते से ऐसे जो अलग अलग देशों में उसकी अवस्था अलग अलग, एक साथ ही सब जगह नहीं शुरू हुआ, अलग अलग ऐसी अवस्थाएं रही होंगी, और वो आगे चल करके फिर वो उस प्रकार के भाव। भारत के बारे में अगर विचार करें तो भारत की जो अवधारणा है राष्ट्र के बारे में, ये बड़ी प्राचीन है। यहाँ के जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने समाज के लिए काम कैसे किया जाए, इस नाते से एक जो मन का भाव है, उस नाते से उन्होंने लोक मंगलकारी इच्छा, इसके आधार पर उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। अथर्ववेद में एक मंत्र है, उस मंत्र में कहा, भद्रमिक्षंत ऋषयस्वर्विदः तपो दीक्षा मुतसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। अब ये प्राचीन काल अथर्ववेद का ये मंत्र है, उसका आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में जो दीक्षा लेकर तप किया, उससे राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए सब विबुध इस राष्ट्र के सामने नम्र होकर के इसकी सेवा करें। तो ऋषियों ने ये एक
लोक मंगलकारी जो उनकी इच्छा, उसके आधार पर ये राष्ट्र का निर्माण अपने तप बल से प्रारंभ किया। अब ये तप क्या है? तो समाज में जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं नीचे तक जाएं, इसके लिए संपूर्ण देश भर में उन्होंने तीर्थाटन किया, प्रवास किया, स्थान स्थान पर हवन, यज्ञ, प्रवचन, लोगों से मिलना, उनके जिज्ञासाओं को शांत करना। ये जो एक परिश्रम, उस समय किसी प्रकार का कोई साधन आने जाने के नहीं थे, लेकिन पद यात्रा करते हुए, स्थान स्थान में, गांव गांव में रुकते हुए, तो ये जो एक बड़ा परिश्रम किया, उस परिश्रम के आधार पर जो विचार ऋषियों ने जो संयुक्त रूप से इस देश के लिए एक लोक मंगलकारी विचार किया, उसको नीचे तक पहुंचाने का ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। अब अपने यहाँ पहले से ही ये भावना, इससे ही विचार हो कि अपना जो भी जन जन में ईश्वर का वास है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सभी के अंदर वो ईश्वर है। इसी प्रकार से धरती माता के प्रति श्रद्धा का भाव पूरे देश भर में ये एक पाया जाता है, या फिर ये जो पूरी सृष्टि है ये किसी एक विराट की रचना है, उसके प्रति एक भाव। तो ये जो एक श्रद्धा का भाव है, वह श्रद्धा का भाव, इसके कारण से संपूर्ण देश में एकात्म बोध जागृत होने लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ये मूल्यवान है कि संपूर्ण देश में एकात्म बोध, जो हम यहां सोचते हैं, जो हम यहां विचार करते हैं, ऐसा ही दूसरे स्थान पर देश के प्रति, समाज के प्रति एक भाव जागरण। तो एकात्म बोध, हम एक हैं, यह जो भाव है वो भाव महत्वपूर्ण भाव। दूसरी बात कि अनेक प्रकार की विविधताएं भारतवर्ष में, उन विविधताओं को महत्व नहीं दिया, उनका सम्मान तो किया, लेकिन वो हमारी उस एकात्म भाव को कहीं आड़े नहीं आते। ऋषियों ने एक बड़ा मंत्र दिया, एकम सत विप्राहा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक है, लेकिन उसको प्रकट करने के रूप अलग अलग, हम वर्णन अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, हम उसका दर्शन अलग प्रकार से कर सकते हैं, उस तक पहुंच हमारी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। सत्य तो एक है। दो शब्द हैं, एक है स्टैंड पॉइंट, एक है व्यू पॉइंट। हम कहां खड़े हैं उसके आधार पर सामने हमको दिखाई देता है स्वरूप। मैं यहां इस माइक के और दक्षिण में खड़ा हूं, मान लीजिए, तो ये माइक हमारे उत्तर में है, आप उधर बैठे हैं, आपका स्टैंड पॉइंट उत्तर की ओर है और ये माइक जो है वो दक्षिण की ओर है। तो देखने का, हम जैसे इसको देख रहे हैं, आप इसको जब देखें अलग अलग भिन्न हो जाएगा, लेकिन भिन्नता होने के बाद भी सत्य तो एक ही है। तो ये जो भिन्नता है, विविधता है, ये हमारी खूबसूरती है। ये अपने ऋषियों ने इसको नीचे तक इसको ले गए। भाषा का भी भिन्नता है, उपासना पद्धति की भी भिन्नता है, रंग भेद अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं हमको बांटती नहीं है। हमारे अंदर जो वह एक एकात्म बोध इतना नीचे तक, गहरे तक वो बैठता चला गया कि ये भिन्नताएं हमको परेशान नहीं करती, हमको अलग नहीं करती। तो इसका एक सम्मान, विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए लेकिन एकात्म बोध को पक्का करना, ये एक महत्वपूर्ण, और इसके लिए पूरे देश भर में अलग अलग जो भी प्रयत्न चल रहे थे, सभी प्रयत्नों की दिशा एक थी। ये जो लोक मंगलकारी, ये जो भद्र इच्छाएं ऋषियों की, उसके विपरीत किसी ने विचार नहीं रखा। उन्होंने जो भी विचार रखा, इसके पक्ष में ही विचार रखा। ईश्वर एक है, अपने यहाँ
कर्म का सिद्धांत है। अब ये जो अपने यहाँ पाप और पुण्य का जो कंसेप्ट है, तो इसके प्रति जो विचार है वो सब पंथ अलग होंगे, उपासना पद्धति अलग होगी, लेकिन जो विचार है वो एक है। और इसलिए ये जो राष्ट्र का निर्माण, इसके नाते से कहा कि 4 बातें आवश्यक हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला तो है एक निश्चित भूमि, वो भूमि आवश्यक है। इजराइल इतने वर्षों तक या यहूदी लोग अलग अलग देशों में रहे, लेकिन अपना देश नहीं था। 1948 में जब वो भूमि उनको मिली, तब जाकर के वो एक राष्ट्र के रूप में उनकी पहचान हुई। अलग अलग देशों से वो फिर वहां गए और फिर उन्होंने उसको विकसित किया। तो भूमि तो आवश्यक है। और इसलिए अपने यहाँ विष्णु पुराण में कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। हम वो श्लोक जानते हैं। समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का जो भूभाग है, तीनों दिशाओं में जो समुद्र है, इसके बीच का जो घिरा हुआ स्थान वो भारतवर्ष है, वो हिंदुस्तान है। तो इस नाते से एक निश्चित भूखंड, उस भूखंड के प्रति एक भाव जागृत है। भगवान राम का वह हम जानते हैं श्लोक, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महाकवि कालिदास, उन्होंने भी मेघदूत में वर्णन किया, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि। ये एक हिमालय का, हिमालय एक और देवतात्मा है, एक पूज्य भाव, श्रद्धा का भाव इस प्रकार का इस भूमि के प्रति। और दूसरी आवश्यकता है कि इस भूमि पर रहने वाला समाज, वो समाज इस भूमि को अपना मानता है। प्राचीन काल से जो यहाँ समाज रहता है, या इसको माँ के रूप में, इस भूमि को माँ के रूप में माना। ये हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। तो ये जो एक भाव, ब्लड एंड सॉइल रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो जो एक भाव, वो भाव यहाँ पक्का होता चला गया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, या फिर सानह माता भूमि, जो अपने अलग अलग मंत्रों में, वेदों में, अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तो ये इससे हमारा संबंध क्या है? वो संबंध माँ और संतान का है। तो ये जो संतान, ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, वो बहुत पक्के और बहुत पवित्र बंधन है। तो इस नाते से बंकिम चंद्र ने भी वर्णन किया वंदे मातरम में, माँ दुर्गा का, सरस्वती का, लक्ष्मी, सबका वंदे मातरम गायन। तो ये जो एक दूसरा पक्ष, वो भी अपने हम विचार करते हैं। और तीसरा है कि किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व है, वो है संस्कृति। वर्षानुवर्ष रहने के कारण से जो समाज ने अच्छी बातें की, महापुरुषों ने अच्छी बातें, उनका हम स्मरण करते हैं, हम उनको बार बार दोहराते हैं, हम परंपरा, उसकी परंपरा, ये जो परंपरा है, उसके कारण से उस देश की, उस समाज की पहचान बनती है संस्कृति के कारण से। और इसलिए अपने यहाँ हमने जो सामाजिक समरसता का, जैसा अभी उदाहरण दे रहे थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव, अब ये वो परंपरा से हमको प्राप्त है। आचार्य धर्मपाल, उन्होंने जो एक रमणीय वृक्ष, इस प्रकार की जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि गांव-गांव में अंग्रेजों के आने 17वीं शताब्दी तक गांव-गांव में पाठशालाएं थी, और वो पाठशालाएं कोई सरकार नहीं चलाती थी, समाज ही चलाता था, समाज की ही जिम्मेदारी थी। और उसमें सभी जाति बिरादरी के लोग पढ़ते थे। जो भी संस्कृत के ग्रंथ या जो भी विषय रहे होंगे, सभी पढ़ते थे। उसमें लड़के और लड़कियां सभी पढ़ते थे। तो बीच का ऐसा काल आया जो आक्रमणकारी हुए, जिसके कारण से कि
विश्वविद्यालय ही नष्ट हो गए, विद्यालय ही नष्ट हो गए, आक्रमणकारियों ने जला दिए। तो फिर जो महिलाओं को शिक्षा, वो क्या सुरक्षित कहाँ थी? इसके कारण से शायद अनेक प्रकार से कुछ प्रतिबंध जो समाज ने अपने ऊपर ही लगाए थे अपने बचाव के लिए, वो शायद हमारी रूढ़ी बन गई। समय के बाद हमको उन रूढ़ियों को हटा देना चाहिए। हम कोई वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो चारों तरफ बाढ़ लगाते हैं। जब वृक्ष बड़ा हो गया तो फिर उस बाढ़ की जरूरत नहीं, उसको हटा देना चाहिए। समाज में भी इसी प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए, शायद बाल विवाह उस समय शुरू हुआ होगा, घूंघट की प्रथा शायद शुरू हुई होगी, विशेष रूप से उत्तर भारत में हम ये ज्यादा देखते हैं। दक्षिण भारत में जाएं तो आज कहां घूंघट व्यवस्था है। बुंदेलखंड में जाएंगे तो आज भी कहते हैं कि एक ही वक्त भोजन बनाते हैं, दोपहर को भोजन बना लिया, रात को वही करेंगे। क्यों? उस समय की कुछ, जिस समय कभी भी आक्रमण हो सकते थे, तो उस समय इस प्रकार की कुछ समाज ने अपने लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाई थी। उसके कारण से समाज में वो जो रूढ़ियां आ गई, उन रूढ़ियों को हटाना चाहिए था। एक जागरूक समाज को जिस प्रकार से इन पर विचार करके उनको समाप्त करनी, जो कि अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, लेकिन समाज को भी उसको स्वीकार करना है। कई बार सरकार की ओर से कुछ कानून पास करके होता है, लेकिन जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो नहीं हटती। तो समाज को भी उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इस नाते से ऐसी कई चीजें, तो ये जो संस्कृति है, जो अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों का जो पुनः पुनः हम परंपरा उसमें के रूप में हम जब दोहराते हैं, तो समाज में वो संस्कार पड़ते हैं। अपने यहाँ जो संस्कृति में कहा कि मत पंथ अलग होंगे, लेकिन हम किसी की उपासना करें वो उसी एक ईश्वर तक जाता है। अब ये जो एक कंसेप्ट है, ये एक कितना बड़ा कि हम उपासना पद्धति हमारी अलग अलग होगी। तो ये अपने ऋषियों ने ये जो भारत का एकीकरण, जो एकात्म भाव जो है, उस एकात्म भाव को दृढ़ करने के लिए, इसलिए अपने यहाँ कहा आकाशात पतता तो यम यथा गच्छति सागरम, आकाश से वर्षा होती है, अलग अलग मार्गों से जल उस समुद्र तक पहुंचता है, उसका जो गंतव्य वो एक है। उसी प्रकार से किसी भी देवता की हम पूजा करें, किसी की भी आराधना करें, हम प्रकृति की पूजा करें, तो वो उस एक ईश्वर तक पहुंच। अब ये जो एक भाव है, उस भाव के कारण से जो हमारी विविधता है, वो विविधता भी एक सुंदरता में बदल जाती है। और इसलिए अपने यहाँ जो भारत की अवधारणा है, उसमें प्रश्न पूछना अपने यहाँ कभी भी गलत नहीं माना गया। भगवत गीता हम पढ़ते होंगे तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन बार बार प्रश्न पूछते हैं, बार बार वो उसका उत्तर देते हैं। तो प्रश्न पूछना, कोई हम कुछ बात समझना चाहते हैं तो ऐसा बंद किताब नहीं है कि एक बार जो लिख दिया गया उसमें हम कुछ पूछ नहीं सकते, उसमें हम कुछ और नई बात जोड़ नहीं सकते। तो इस नाते से अपने यहाँ एक उपनिषद है, उसका उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। तो ये जो एक अपने एक धारणा है, एक अपने देश का एक विचार जो रहा है प्रारंभ से, ये अपनी संस्कृति, उसके कारण से एक खुला समाज, एक हम मस्तिष्क हमारा खुला है, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम प्रश्न कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम चार नई बातें उसमें जोड़ सकते हैं। उसमें एक जो चला आ रहा है केवल उतने तक ही सीमित नहीं है। तो ये जो प्रारंभ से ही यह अपनी परंपरा जो रही है, अपना विचार जो रहा है, वो पक्का रहा है। और इसी प्रकार से जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, वो हमारे समान पूर्वज, हमारे गोत्र हैं। और सभी किसी भी जाति बिरादरी में पूछिए, गोत्र है, वो गोत्र किसी न किसी ऋषि से जाके जुड़ते हैं। तो अब ये जो पूर्वज, हमारे पूर्वज, वो हमारे सब एक ही है। इस नाते से ये जो एक भाव, एकात्म भाव, वह एकात्म भाव को पक्का करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, इस नाते से अनेक बातें जो अपने यहाँ कही गई कि भाई अपना तो राष्ट्र केवल हम यहीं तक नहीं सोचते, तो हमारा भाव संपूर्ण विश्व के लिए भी है।
वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। जो ये छोटे लोग सोचते हैं कि ये मेरा ये तेरा है, संपूर्ण विश्व के बारे में विचार करो। क्यों? वो संपूर्ण विश्व ही वहां तक विषय जानना चाहिए। इस नाते से ये अपने ऋषियों का जो विचार है वो विचार रहा है। एक 3 शब्द कई बार एक समानार्थी से आते हैं, देश, राज्य और राष्ट्र। अब ये जो देश है, ये देश एक प्रकार से भौगोलिक कल्पना है। राज्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि राज्य ये एक राजनीतिक इकाई है। समाज को चलाने के लिए, सुव्यवस्था बनाने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, इसके लिए वो राज्य व्यवस्था है। और इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर है ये एक प्रकार से देश। इसके ऊपर जो हम कपड़े पहनते हैं, ये हम कपड़े गर्मी में अलग प्रकार के पहनते हैं और सर्दी में अलग प्रकार के पहनते हैं। तो जैसी आवश्यकता हो वैसी राज्य की व्यवस्था हो सकती है। राज्य अपने यहाँ बहुत सारे भारतवर्ष में और अनेक प्रकार के राज्य रहे। गणतंत्र भी भारतवर्ष में सबसे, विश्व का सबसे प्राचीनतम वैशाली का गणतंत्र रहा है, लेकिन राजतंत्र भी तो रहा। अनेक प्रकार के तंत्र अपने यहाँ रहे हैं। तो ये राज्य तंत्र ये उसकी व्यवस्था के लिए, और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि शरीर जैसे एक देश के रूप में है, तो राज्य के रूप में उसके ऊपर हम कपड़े जो पहनते हैं, और उसकी आत्मा है वह है राष्ट्र के रूप में। जो आत्मा है वो हमारी आत्मा। तो ये जो राष्ट्र है ये एक सांस्कृतिक इकाई है, एक भावात्मक इकाई है। आज भी अगर देखा जाए तो नेपाल वो एक प्रकार से अलग देश है, लेकिन भाव संबंध एक है। हम जाते हैं वहाँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं भारतवर्ष में, विवाह इत्यादि। वो अगर हम उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो सीमा के आर पार ये विवाह व्यवस्थाएं सब हैं। तो भाव संबंध एक है। राज्य अगर कहा जाए तो वो अलग है राज्य राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन अगर सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में कहें तो नेपाल हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। अभी भी हिंगुलाज माँ का जो है मंदिर वो पाकिस्तान में ही है। तो ये एक सांस्कृतिक राष्ट्र जो है वो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर चल सकता है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से, विचारात्मक दृष्टि से, एकात्म भाव की दृष्टि से वो एक रह सकता है। और इसलिए परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस भूमि में प्राचीन काल से हिंदू समाज का एक राष्ट्र जीवन चला आ रहा है। उसके अंदर बाहर एकात्मता है, जीवन लक्ष्य एक है, धर्म एक है, सद्गुण परंपरा और सत संस्कार युक्त संस्कृति एक है। इसे चरितार्थ करने वाला मार्गदर्शक महापुरुष भी एक है, स्वार्थ हित संबंध भी एक है, शत्रु मित्र एक है, सब प्रकार के सुख दुखों की स्मृतियां भी हमारी एक है। ऐसी अंतर्बाह्य एकता से परिपूर्ण हिंदू समाज यहाँ पर अति प्राचीन काल से राष्ट्र के नाते रहता आया है। तो ये जो एक बोध है, राष्ट्र का बोध, एकात्म बोध, वह बोध ही भारत का बोध है। और इस नाते से इस दिशा में हम सब राष्ट्र को सशक्त करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे। हर एक घटक, हर एक इकाई जब उसमें प्रयत्न करेगी। और इसलिए यजुर्वेद में कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय।